हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन एक्सप्लोर फिजिक्स यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ हिमांशु अग्रवाल। आज के लेक्चर में, जैसे प्रीवियस लेक्चर में अपन ने देखा था कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इसके अलावा जो अपना थर्मोडायनेमिक प्रोसेस था, ठीक है ना, वो कंप्लीट हो गया था। उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो कि मैंने तुम्हें होमवर्क दिए थे। तो पहले अपन वो न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, फिर अपन आज का लेक्चर आगे देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन देखते हैं जो कि TFR में पूछा हुआ था। ये लेक्चर 2 के क्वेश्चंस हैं। लेक्चर 1 का भी एक क्वेश्चन गिवन था होमवर्क के लिए, तो वो भी सोल्व करेंगे अपन। तो देखो यहाँ पे कैलकुलेट द मिनिमम प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। सबसे पहले तुम्हें गिवन क्या है? सबसे पहले तुम्हें गिवन है आइडियल गैस, ठीक है। आइडियल गैस के लिए अपन क्या लिख सकते हैं? PV = nRT, क्वेश्चन 1, ठीक है। उसके बाद देखो मिनिमम प्रेशर निकालना है, और तुम्हें साथ में ये भी गिवन है T = T0 + α/v², where T0 and α is positive constant, ठीक है। तो तुम्हें मिनिमम प्रेशर निकालना है। तो मिनिमम प्रेशर कैसे निकालेंगे? प्रेशर का इक्वेशन लिखो, मतलब यहाँ से प्रेशर निकालो और उसके बाद में उसका डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर कर दो, क्योंकि फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा अपन क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करते हैं। तो यहाँ से देखो इसमें कहीं पे प्रेशर आ नहीं रहा, प्रेशर कहाँ से आएगा? आइडियल गैस इक्वेशन से। तो क्या हो जाएगा? P = nRT/v, ओके। nRT की वैल्यू रख देंगे, कितना है? T0 + α/v² में v, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास में एक ही कांस्टेंट वेरिएबल है, v वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट है। तो इसका डिफरेंशिएट कर दो। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा और सोल्व कर लेता हूँ। P = nRT0/v + α/v, v से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट कर देता हूँ मैं, ∂P/∂v = nR ऐसे कैसे है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, v की पावर -1 ऊपर जाएगा, तो -T0 1/x का क्या होता है? -1/x²। तो कितना हो जाएगा? 1/v का -1/v² नीचे आ जाएगा, ठीक है, प्लस अल्फा। ये तुम्हारे पास में डिफरेंशिएट v का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इक्वल टू क्या करना है? 0 करना है, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारे पास में v की वैल्यू निकल जाएगी। जब मैंने बताया था, जब कोई भी दो क्वांटिटी मल्टीपल के अंदर इक्वल टू 0 होती है, तो दोनों क्वांटिटी अलग अलग 0 के बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ से देखो मैं क्या कर सकता हूँ, -T0 + v² -T0/v² + अल्फा = 0। तो v = कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में? ये इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा अल्फा। एक काम करो, इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो T0/v² = अल्फा, ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा? v = T0/अल्फा अनरूट के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास में स्क्वायर है। ओके, अब आगे देखते हैं इसको, है ना। तो क्या करें, तुम्हें मिनिमम प्रेशर निकालना है, इसको क्वेश्चन नंबर 2 नाम दे देना, और यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट अप कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? P मिनिमम = यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो nR, तो ऐसे की ऐसे हो जाएगा। T0/v की वैल्यू कितना रखेंगे? T0/अल्फा, ठीक है, अनरूट के अंदर। उसके बाद प्लस अल्फा/v, अल्फा ऐसे की ऐसे, और v की वैल्यू T0/अल्फा, ये रूट के अंदर हो जाएगा, ये हो जाएगा। और सोल्व कर लो इसको थोड़ा सा। देखो यहाँ पे T0 से T0 कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट के अंदर है। तो यहाँ पे क्या बचेगा? nR ऐसे कैसे हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, अल्फा T0 रूट के अंदर, प्लस यहाँ पे अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, अल्फा T0 रूट के अंदर, ये हो जाएगा। तो यहाँ से P मिनिमम कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में? ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 2nR अल्फा T0। ऑप्शन देखो यहाँ पे, अब ऑप्शन में यहाँ पे n नहीं है, इसका मतलब क्या है? फॉर 1 मोल है, ठीक है ना। तो n = 1 रख देना, तो क्या हो जाएगा? P मिनिमम = 2R अल्फा T0, ये तुम्हारे पास में आंसर है, ठीक है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। इसको नोट करो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन जो है वो TFR में पूछा हुआ है,
और TFR का एग्जाम तुम दोगे तो बिल्कुल एक लेवल का एग्जाम होता है, बहुत अच्छा एग्जाम होता है। तो यहाँ से तुम्हारे पास में ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बिल्कुल कंसेप्चुअल आते हैं। सिंपल सिंपल जो गिवन है उसको देखो। अगर तुम चाहो कि एक बार पढ़ते ही क्वेश्चन हो जाए, ऐसा नहीं है। कम से कम तुम्हें 2 या 3 बार क्वेश्चन पढ़ना होगा, उसी के बाद में समझ में आएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है ना, तो इसको नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना इसको। अब नेक्स्ट देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला इसका सॉल्यूशन करवा रहा हूं मैं। ठीक है, क्या दे रखा, गिवन क्या है तुम्हें, एक गिवन क्वांटिटी ऑफ ए गैस इज टेकन फ्रॉम ए स्टेट A to C रिवर्सली बाय टू पाथ A to C डायरेक्टली एंड A to B B to C शोन इन फिगर। ये फिगर गिवन है। यहाँ पे तुम्हारे पास में कोई एक गिवन क्वांटिटी है जो कि 2 पाथ से जाती है, एक तो A से C डायरेक्टली, दूसरा A से B और B से C। ये गिवन है। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस A to C द वर्क डन बाय द गैस इज 100 जूल। वर्क डन बाय द गैस तो पॉजिटिव आएगा, किस में है, A to C में। A to C में तुम्हें क्या गिवन है, वर्क डन कितना दे रखा है, वर्क डन, वर्क डन तुम्हें गिवन है 100 जूल। ओके, एंड हीट एब्जॉर्ब 150 जूल, और एब्जॉर्ब हीट कितनी दे रखी है, एब्जॉर्ब हीट इज इक्वल टू 150 जूल। ओके, इफ ड्यूरिंग द प्रोसेस A to B B to C द वर्क डन बाय द गैस इज ये। ठीक है, तो हीट एब्जॉर्ब निकालना है। तो देखो यहाँ से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, डेल्टा Q इज इक्वल टू du प्लस डेल्टा W। तो यहाँ से तुम्हारे पास में du कितना आ जाएगा, डेल्टा Q माइनस डेल्टा W। डेल्टा Q कितना गिवन है, 150 जूल, माइनस डेल्टा W कितना गिवन है, 100 जूल। तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, 50 जूल। ये हो जाएगा तुम्हारे पास। नेक्स्ट देखो, ये है तुम्हारे पास में A से C में। अब नेक्स्ट क्या गिवन है तुम्हें, A से B और B से C में। ये तुम्हें कितना दे रखा है, A से B B से C में वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव लेंगे, तो वर्क डन बाय द गैस कितना दे रखा है, डेल्टा W कितना गिवन है, 30 जूल। 30 जूल गिवन है ये। ठीक है, और तुम्हें निकालना क्या है, द हीट एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब हीट निकालना है। तो एब्जॉर्ब हीट का मतलब डेल्टा Q तुम्हें निकालना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे पास में du नहीं है, इंटरनल एनर्जी नहीं है। तो यहाँ से ध्यान से देखोगे, इंटरनल एनर्जी एक क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है, जो कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो दोनों का देखो, चाहे A से C प्रोसेस हो, चाहे A से B B से C प्रोसेस हो, दोनों का इनिशियल पॉइंट A है, फाइनल पॉइंट C है। तो du क्या है, इंटरनल एनर्जी। du तुम्हारे पास में एक स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है, उसके लिए क्या होगा तुम्हारे पास में, सेम ही होगा, इंटरनल एनर्जी 50 जूल ही होगा। कोई भी प्रोसेस की बात कर ले तो तुम्हारे पास में कितना हो जाएगा, डेल्टा Q इज इक्वल टू du प्लस डेल्टा W। ठीक है, du कितना है, 50 जूल प्लस डेल्टा W कितना है, इसमें गिवन है 30 जूल, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 जूल। डेल्टा Q इज इक्वल, ठीक है, नोट कर लो। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा तुम्हारे पास में बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो नेट में पूछा हुआ है, सिंपल ओनली, बस तुम्हें पता होना चाहिए स्टेट फंक्शन क्या होता है और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जल्दी से नोट करो इसको। हो गया, चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट अब एक लेक्चर फर्स्ट का क्वेश्चन था, ठीक है ना, जो मैंने लास्ट वीडियो में सोल्व नहीं करवाया था, तो वो क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। जो भी क्वेश्चन मैं होमवर्क दूंगा उसका तुम्हें कमेंट करके आंसर जरूर बताना है, ठीक है, बाकी मैं सोल्व उसको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा।
क्वेश्चन जो कि होमवर्क था ऑफ लेक्चर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन देखो, जहां तक मुझे याद है ये वाला क्वेश्चन था। ये पीवी डायग्राम है, यहाँ पे तुम्हारे पास में कोई एक प्रोसेस दे रखा था ए टू बी। इस प्रोसेस में तुम्हें वर्क डन निकालना था। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा, ये तुम्हें 1 था, ये गिवन, ये 2 था, ये 4 था, ये 2 था और ये 4 था। ठीक है ना, देख लेना एक बार, वैल्यू अगर चेंज भी होगी तो तुम उसको सही कर लेना। ठीक है ना, तो तुम्हें क्या पूछा था? WAB बताओ। WAB, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ WAB? यानी कि जब अपन प्रोसेस ए से बी में जाते हैं, इस प्रोसेस में जो वर्क डन है वो कितना होगा, ये पूछा था। तो देखो ध्यान से, ए से बी में जब अपन जा रहे हैं तो क्या वहां पे कोई वॉल्यूम कांस्टेंट है? देखो वॉल्यूम लगातार चेंज हो रहा है। अच्छा, क्या प्रेशर कांस्टेंट है? प्रेशर भी लगातार चेंज हो रहा है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं? अपने पास में ना तो आइसोकोरिक प्रोसेस है, ना आइसोबैरिक प्रोसेस है। टेम्परेचर के लिए कुछ कह नहीं रखा, तो ना ही आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो अपन यहाँ से सिंपल देखें तो पता नहीं लग रहा कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं। लेकिन एक फॉर्मूला और बताया था मैंने, W जो वर्क डन जो होता है वो क्या होता है? टोटल एरिया अंडर द कर्व, अंडर द कर्व। ठीक है ना, टोटल एरिया देखो कैसे निकालेंगे, ये वाला एरिया चाहिए तुम्हें। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ट्रेपेजॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? WAB इज इक्वल टू, ये ट्रेपेजॉइड बन रहा है तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल लाइन। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल लाइन मल्टीप्लाई हाइट h। ठीक है, तो देखो सम पैरेलल लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन है, इसमें ये तो पैरेलल है नहीं, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो कितना हो जाएगा? हाफ, ये 2 गिवन है और यहां से यहां तक कितना गिवन है? 4 गिवन है। तो 2 + 4 मल्टीप्लाई हाइट तुम्हारे पास में ये हो जाएगा, तो 1 यहां से लेकर यहां तक 1 है और ये पूरा 3 है, तो कितना बच जाएगा? 1 से 3 2 बच जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में? WAB = 6 आंसर आएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करो। और तुम चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, और कैसे कर सकते हो? अगर किसी को ये फॉर्मूला ध्यान नहीं है तो ऐसे भी कर सकते हो। देखो इससे भी वही आंसर आएगा। ये तुम्हारे पास में है, एक काम करूं मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ ऐसे, ये 2 गिवन है, ये 4 गिवन है, 1 गिवन है, ये 3 गिवन है, ऐसे कर सकता हूँ। एक तो तुम्हारे पास में क्या बन गया? ट्राइंगल बन गया। एक तुम्हारे पास में क्या बन गया? ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये तुम्हारे पास स्क्वायर बन गया। तो दोनों का अलग अलग एरिया निकालो और इसको मैं ऐड कर दूं, वही तुम्हारे पास में आंसर आएगा सर। ठीक है ना, तो इसको नोट कर लो जल्दी से, नोट करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन। मैं एक बार क्विक थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। अभी तक अपन ने क्या देखा? देखो जो लेक्चर फर्स्ट में था वो अपन ने क्या देखा था? इंट्रोडक्शन थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसमें अपन ने सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है उसकी बात की थी, फिर सिस्टम क्या होता है। ठीक है ना, सिस्टम के जो 3 हैं टाइप्स, कौन कौन से? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। उसके बाद में इसकी प्रॉपर्टीज देखी थी। ठीक है, प्रॉपर्टीज में अपन ने क्या देखी थी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, 2 इसकी प्रॉपर्टी थी। उसके बाद में अपन ने देखा था कि स्टेट फंक्शन क्या होता है, स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है। ठीक है, स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं। फिर अपन ने जीरोथ लॉ देखा था, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, जो कि टेम्परेचर के कंसेप्ट को बताता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा था। ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन आना स्टार्ट होते हैं, ध्यान रखना। उसके बाद में थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, इसके अपन ने काफी क्वेश्चंस भी कर लिए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के, और भी क्वेश्चंस करेंगे। अभी तुम्हें जब मैं असाइनमेंट दूंगा तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है इसके। ठीक है, और इसके अलावा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, फिर अपन ने देखा था इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी।
ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है स्पेसिफिक हीट। टॉपिक जो है अपना नेक्स्ट है वो क्या रहेगा, स्पेसिफिक हीट। इसमें मैंने फॉर्मूला बताया था इंटरनल एनर्जी में, क्या बताया था, U इज इक्वल टू F/2 RT, FRT/2, ये इसका फॉर्मूला होता है। F क्या होता है अपने पास में, F होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अपन आइडियल गैस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ओनली काइनेटिक एनर्जी आएगी, क्योंकि मैंने बताया था आइडियल गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, जीरो होती है। क्यों जीरो होती है, क्योंकि वो आइडियल गैस होती है, तो जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में इंटरेक्ट नहीं करते, वो फ्रीली मोशन करते हैं बिल्कुल, तो वहां पर कोई भी फील्ड नहीं होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड बोले या फिर बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोले, कोई फील्ड नहीं होता है, तो इसलिए वहां पर ओनली काइनेटिक एनर्जी होती है। F डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। अब F तुम्हारे पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, तो मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, लीनियर हो गया, नॉन लीनियर हो गया, ठीक है। इसमें मैंने बता दिया था। वाइब्रेशन का कब आता है, ध्यान रखना, जब हाई टेम्परेचर होता है वाइब्रेशन ओनली तब ही एग्जिट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो तुम्हें ट्रांजिशनल और रोटेशनल ही लेना है, ये चीजें ध्यान रखना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, अगर हाई टेम्परेचर पूछता है तो उसकी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशनल भी काउंट करनी है। अगर हाई टेम्परेचर नहीं पूछता है तो उसकी वाइब्रेशनल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो काउंट नहीं करनी है। जल्दी से इसको देख लिया था अपन ने। अब नेक्स्ट देखते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो देखो सबसे पहले समझ लो, डेफिनेशन तो अपन लिख लेंगे, स्पेसिफिक हीट क्या होती है। जैसे मेरे पास में मार्कर है, इसकी तुम्हें स्पेसिफिक हीट बतानी है, ठीक है। तो क्या करूं मैं, इस मार्कर में से, ठीक है, जो पूरा जो सब्सटेंस है इसमें से मटेरियल जो है मैं 1 ग्राम निकाल लूं, ठीक है। इस सब्सटेंस में से 1 ग्राम मैंने इसको अलग कर लिया। उस 1 ग्राम जो सब्सटेंस है उसको, उसका जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने में जो अपने को हीट की रिक्वायरमेंट होगी वही क्या होगी, स्पेसिफिक हीट, ठीक है। दोबारा समझ लेना, इसकी मुझे स्पेसिफिक हीट बतानी है, तो ऐसी हीट, ऐसी रिक्वायर्ड हीट जो कि इसके 1 ग्राम सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में यूज में जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो लिख लो इसकी डेफिनेशन, an amount of heat required to raise the temperature of any 1 gram substance by 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दोबारा सुनो डेफिनेशन, एन अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी 1 ग्राम सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। ओके, ये डेफिनेशन हो गई स्पेसिफिक हीट की। अब मैं यहाँ पे 3 तरह के सिस्टम लेता हूँ, ठीक है, तो उनको ध्यान से देखना। नाउ अब देखो, एक तुम्हारे पास में मैंने यहाँ पर एक बीकर लिया, इसको एक ये बीकर लिया, ठीक है, इसमें तुम्हारे पास में गैस भरी हुई है, एक और मैंने ये बीकर लिया, ओके। ये इन दोनों का जो मटेरियल है वो क्या है, सेम मटेरियल के बने हुए हैं, मटेरियल क्या है दोनों का, सेम है, ठीक है। इसका जो टेम्परेचर है वो मैं 1 डिग्री सेल्सियस कर देता हूँ, इसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस कर देता हूँ, और दोनों मान लो तुम्हारे पास में 5 ग्राम है, इसमें 5 ग्राम है, इसमें 5 ग्राम है। इसकी हीट कितनी है, क्यू है, इसकी हीट क्यू है। अब टेम्परेचर इसका ज़्यादा है ना, तो हीट भी क्या होगी, इसकी ज़्यादा होगी तुम्हारे पास में। मतलब डिपेंड किस पे किया इसने, टेम्परेचर डिफरेंस पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सेकंड मैं लेता हूँ, दिस इज फर्स्ट, सेकंड मैंने क्या लिया, वही सेम मटेरियल के बने हैं,
सेम मटेरियल के बने हुए हैं। ओके, अब यहाँ पे तुम्हारे पास में दोनों का टेम्परेचर मैंने सेम कर दिया, 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये तुम्हारे पास में मान लो 5 ग्राम है और ये तुम्हारे पास में मान लो 10 ग्राम है। तो यहाँ पे इसकी स्पेसिफिक क्यू है, इसकी स्पेसिफिक सॉरी हीट इसकी क्यूबी है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में क्यूबी ग्रेटर देन यहाँ पे क्यू है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास में ये इसका सब्सटेंस जो मटेरियल है वो ज्यादा है तुम्हारे पास में, तो ये ज्यादा हो जाएगा। थर्ड है तुम्हारे पास में, तीसरा केस मैं ले रहा हूँ, ये है तुम्हारे पास में। इस बार मैंने क्या कर लिया, मटेरियल को डिफरेंट ले लिया, डिफरेंट मटेरियल। ये तुम्हारे पास में 1 डिग्री सेल्सियस है, ये भी तुम्हारे पास में 1 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना, सेम टेम्परेचर है तुम्हारे पास। दूसरा, ये भी तुम्हारे पास में 5 ग्राम है, ये भी तुम्हारे पास में 5 ग्राम है। हीट क्यू है, यहाँ पे हीट क्यू भी है, लेकिन मटेरियल दोनों का डिफरेंट है, तो हीट भी क्या होगी तुम्हारे पास में डिफरेंट होगी, ठीक है। तो ये नोट करो इतना। कहने का मतलब कंक्लूजन क्या निकला, देखो यहाँ पे conclusion is that the amount conclusion that the heat depend upon material, एक तो मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। दूसरा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो ये तो तुम्हारे पास में अगर दोनों डिफरेंट मटेरियल है तो भी हीट तुम्हारे पास में डिफरेंट रहेगी। एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 5 ग्राम है 10 ग्राम है, तो भी तुम्हारे पास में हीट डिफरेंट होगी। एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, जो dq है वो प्रोपोर्शनल टू m, जिसका मास ज्यादा होगा उसका ही तुम्हारे पास में क्या होगा, हीट ज्यादा होगी। एंड टेम्परेचर डिफरेंस के, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसकी हीट ज्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, dq इज इक्वल टू cm dt, ठीक है। c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू dq अपॉन m dt, यही तुम्हारे पास में क्या होती है, स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो देखो स्पेसिफिक हीट, यहाँ से डेफिनेशन देख सकते हैं। अगर मैं m को 1 कर देता हूँ, dt को 1 कर देता हूँ, तो dq c किसके बराबर हो जाएगा, dq के। कहने का मतलब स्पेसिफिक हीट उस हीट के बराबर होता है जो कि उस सब्सटेंस के 1 ग्राम सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जो हीट होती है उसी के बराबर क्या होता है, स्पेसिफिक हीट होता है, ठीक है ना। यही डेफिनेशन मैंने लिखवा रखी है। तो यहाँ से तुम इसका अगर तुम इसका यूनिट देखना चाहो तो क्या हो जाएगा, हीट क्या है तुम्हारे पास में, एक तरह से एनर्जी है, तो जूल अपॉन ग्राम, ये ग्राम के अंदर ले रहे हैं, इनटू डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, इसका ये यूनिट हो जाएगी। तो सिंपल है, देखो तुम्हारे पास में स्पेसिफिक हीट क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद में जो हीट जो है वो डिपेंड किस पे करती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है, वो मटेरियल किससे बना हुआ है, उसके अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है, और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो वहीं से ये डेफिनेशन निकलती है। तो स्टार्टिंग में जब मैंने हीट में ये लिखा था ना फॉर्मूला dq इक्वल टू mc dt, मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो ये यहाँ से निकल के आता है, ठीक है ना। तो इसको जल्दी से इसको नोट कर लो। जैसे मैं एग्जांपल लूँ कोई, जैसे मान लो तुम्हारे पास में एक एग्जांपल, ये एग्जांपल है। एग्जांपल क्या है कि मान लो तुम्हारे पास में बोलूँ जो वाटर है, वाटर जो है, पानी जो है, उसकी जो स्पेसिफिक हीट है सी वाटर इज इक्वल टू 4.2 जूल पर ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस। ये तुम्हारे पास में वाटर की स्पेसिफिक हीट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाटर है तुम्हारे पास में, उसमें से 1 ग्राम मॉलिक्यूल निकाल दो वाटर का, ठीक है, उसके 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में इतनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, 4.2 जूल पर ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस, इतनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, उसको नोट करो जल्दी से।
पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। अब देखो अभी तक तो मैंने क्या देखा, स्पेसिफिक हीट फॉर ए मटेरियल देखा। अब मैं किसके लिए स्पेसिफिक हीट देखूंगा, गैस के लिए देखूंगा, ठीक है ना। अभी तो तुम्हारे पास में मटेरियल था कोई भी, अब मैं गैस के लिए देखूंगा। तो गैस को क्या मास में, ग्राम में मेजर करते हैं, किस में मेजर करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स में मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो सिंपली मैं एम की जगह क्या लूंगा, वहां पे एन लूंगा, ध्यान रखना। नाउ स्पेसिफिक हीट फॉर ए गैस, तो गैस की बात करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन एन डी टी। एन क्या है तुम्हारे पास में, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको कैपिटल सी से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसको स्मॉल सी से कर देना फॉर मटेरियल, और जब गैस की बात करेंगे तो उसको मैं कैपिटल सी से डिनोट कर रहा हूँ, हो गया। नाउ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब कांस्टेंट वॉल्यूम की स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V बराबर क्या है तुम्हारे पास में, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डेल्टा Q इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा W, या फिर PdV। ये तुम्हारे पास में 0 हो जाएगा क्योंकि V कांस्टेंट है। तो डेल्टा Q किसके बराबर आ गया, du के बराबर आ गया। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, C स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dQ अपॉन dt होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, du अपॉन dt। n बराबर मैंने क्या ले लिया, 1 मोल के लिए। तो ये स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन होगी, ठीक है ना। रिमेंबर, इसको याद रखना है, नोट कर लो इसको। हो गया। ये कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, ये हो गया तुम्हारे पास में। अच्छा अब तुम बताओ जल्दी से, लिख लो, वी नो दैट देखो यहाँ पे U इज इक्वल टू कितना होता है, मैंने लिखवाया था FRT/2 फॉर आइडियल गैस होता है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रखो, तो CV कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, D अपॉन dt FRT/2। T के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये 1 हो जाएगा T का, तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में FR/2 CV। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, नोट करो जल्दी से। CV इज इक्वल टू FR/2, F डिग्री ऑफ फ्रीडम, R गैस कांस्टेंट, FR/2 याद रखना है। नेक्स्ट क्या है अपने पास में, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट क्या होगी, तो देखो यहाँ पे जल्दी से, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगी, तो अपने को पता है डेल्टा Q इज इक्वल टू du प्लस PdV ये होता है। अब मुझे स्पेसिफिक हीट बनाना है, तो डेल्टा Q अपॉन n बराबर 1 मोल के लिए बात करूंगा, ध्यान रखना है। तो dt से डिवाइड कर दूं, जब dt से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसको मैं dq लिख दूं, dq अपॉन dt इज इक्वल टू du अपॉन dt प्लस PdV अपॉन dt। कर सकता हूं ऐसा। अच्छा मैं कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, कांस्टेंट प्रेशर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये किसके बराबर है, du अपॉन dt किसके बराबर है, du अपॉन dt CV के बराबर है क्या, और dq अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको मैं Cp लिख सकता हूँ प्लस PdV अपॉन dt, ये ऐसे की ऐसे। लेकिन अपन गैस की बात कर रहे हैं, आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, तो PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT। तो एट कांस्टेंट प्रेशर PdP डिफरेंशिएट करता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, PdV इज इक्वल टू, प्रेशर तो कांस्टेंट है ना, तो ये तुम्हारे पास में T के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे 0 हो जाएगा, फिर V के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये हो जाएगा PdV इज इक्वल टू nR कांस्टेंट, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो वैल्यू रखो यहाँ पे, Cp इज इक्वल टू CV
प्लस पी डीवी की वैल्यू कितनी है एन आर डी टी अपॉन डी टी, डी टी से डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारे पास देखो क्या हो जाएगा, Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R, ठीक है, n बराबर मैंने 1 मोल ले लिया, यहाँ से कितना हो जाएगा Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। कौन सा फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट, कौन सा है, इसको क्या बोलते हैं मेयर्स फॉर्मूला, मेयर्स फॉर्मूला। ओके, नोट करो यहां तक। अब देखो यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R, यही है तुम्हारे पास। Cv कितना है, Cv यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ FR/2 प्लस R, तो Cp कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, R को माना जाएगा तो F/2 प्लस 1 इंटू R, ये तुम्हारे पास में हो गया स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और चीज देखते हैं अपन इसमें, देख लो नाउ तुम्हें पता है जो गामा होता है एडियाबैटिक पॉइजन रेशियो, जो गामा होता है वो कितना होता है Cp अपॉन Cv, ये होता है Cp अपॉन Cv। Cp कितना आ गया तुम्हारे पास में F/2 प्लस 1 इंटू R, और Cv कितना है F/2 इंटू R, ये हो जाएगा FR/2 है, R से R कैंसिल आउट, तो गामा इज इक्वल टू F/2 प्लस 1, इसको तुम ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 2/f, ये हो जाएगा गामा इज इक्वल टू, इसको जब अंदर ले जाएंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा प्लस 1 प्लस 2/f। तो अभी तक जो अपन लिखते हुए आ रहे थे, क्या लिखते हुए आ रहे थे कि जो गामा की वैल्यू जो होती है वो 1 प्लस 2/f होती है, वो यहाँ से निकलता है, ठीक है ना। और f क्या होता है तुम्हारे पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ना। अब तुम यहाँ से मोनोएटॉमिक के लिए, डायएटॉमिक के लिए और पॉलीएटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू निकाल सकते हो। सो फॉर मोनोएटॉमिक गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 5/3। फॉर डायएटॉमिक मैं ये हाई टेम्परेचर पे बात नहीं कर रहा है, ध्यान रखना, हाई टेम्परेचर पे बात करेंगे तो तुम्हारे पास में 2 वाइब्रेशन की ओर आ जाएंगे, मोनोएटॉमिक को छोड़ के। गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2/5, तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में 7/5। ऐसे पॉलीएटॉमिक के लिए निकाल सकते हैं, लीनियर के लिए यहाँ पे 5 रख देना और नॉन लीनियर के लिए यहाँ पे 6 रख देना, ये मैं पहले बता चुका, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट करो। नोट करो इसको जल्दी से। चलो इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो तुम्हें शॉर्ट नोट्स के अंदर क्या क्या लिखना है वो देख लो एक बार, है ना। मैं इसको मिटा रहा हूं यहाँ पे। अच्छा एक चीज पहले नोट करके लिख लो, नोट करके लिखो कि जो Cv जो होता है वो कितना होता है du अपॉन dt या फिर FR/2, ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स में लिखना है। सेकंड जो Cp होता है वो कितना होता है, एक तो ये लिखना Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। अगर तुम्हें ये याद है तो यहाँ से निकाल सकते हो Cp, तुम्हें डायरेक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी तुम लिखना चाहो तो लिख लेना 1 प्लस F/2 इंटू R, ये Cp होता है। थर्ड जो गामा होता है वो कितना होता है 1 प्लस 2/f, f जो तुम्हारे पास में होता है वो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो ये शॉर्ट नोट्स में अभी तक अपन ने जो स्पेसिफिक हीट में पढ़ा वो ये पढ़ा। एक और लिख लेना, ठीक है, ये डायरेक्ट याद कर लेना तुम कि जो स्पेसिफिक हीट फॉर ए गैस यानी कि कैपिटल C इज इक्वल टू क्या होता है m इंटू स्पेसिफिक हीट फॉर ए मटेरियल C, ठीक है।
और ये जो m जो होता है वो होता है तुम्हारे पास में मोलर मास, मोलर मास। ठीक है, वैसे तो इतने यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये केमिस्ट्री में पूछा जाता है, लेकिन फिर भी तुम ये रिलेशन लिख लेना। ठीक है, हो गया। अगर यहाँ पे V लिख दूंगा तो CV हो जाएगा, P लिख दूंगा तो CP हो जाएगा। ये किसके लिए है? फॉर गैस, फॉर गैस। ये किसके लिए है? फॉर एनी मटेरियल और सब्सटेंस, फॉर एनी मटेरियल और सब्सटेंस। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये तुम्हें शॉर्ट नोट्स के अंदर लिखना है, स्पेसिफिक हीट में इतना लिख लोगे ये सफिशिएंट है। अब नेक्स्ट इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देखते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बार्क में पूछा जा सकता है, बार्क में या गेट के अंदर पूछा जा सकता है, या फिर कोई तुम पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम देते हो तो वहां पे भी पूछ सकते हैं, या फिर तुम्हारा जो कॉलेज लेक्चर का जो एग्जाम होता है वहां से भी पूछ सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख लो, नोट करके लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या है तुम्हारे पास में, तुम्हें पूछे कि बताओ सीटी कितना है, सीटी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है ना, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, dQ अपॉन dt, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, तुम्हारे पास में क्या गिवन है, यहाँ से T कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है तो dt कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, 0 हो जाएगा। तो dt 0 हो जाएगा तो किसी भी जो कोई भी नंबर है उसको अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। ये तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, Ct। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन Cs की। Cs स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है अभी पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसमें पढ़ेंगे। एंट्रोपी सिंपली रैंडमनेस होता है, वो किसकी वजह से आती है, हीट की वजह से। ठीक है ना, तो अपन देखो क्या करते हैं, dQ अपॉन dt। एंट्रोपी कांस्टेंट, इसका मतलब हीट भी कांस्टेंट होगी। जब हीट एक फॉर्मूला भी होता है उससे भी रिलेट कर सकते हैं अपन, ds बराबर dQ अपॉन t, ds इज इक्वल टू dQ अपॉन t। अगर ये तुम्हारे पास में कांस्टेंट है एंट्रोपी, तो ds कितना हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा। जब ds 0 है तो टेम्परेचर 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब dQ क्या होगा तुम्हारे पास, 0 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या कर दूं, यहाँ से ये तुम्हारे पास में 0 हो जाएगा, बिकॉज एट कांस्टेंट एंट्रोपी dQ इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब Cs कितना हो गया, 0। तो तुम्हें क्या करना है ये याद रखना है। देखो 4 चीजें मैं बोल रहा हूं, Ct, Cs, Cp एंड Cv। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे इसमें अगर मैं इनमें लिखूं, रिलेशन लिखूं आपस में, तो देखो ऐसे लिख सकता हूं मैं, सबसे पहले Ct, Cs, Cp एंड Cv। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, Ct इनफाइनाइट है, ये सबसे बड़ा होगा। उसके बाद में यहां मैं Cp लिख देता हूं, Cv, Cs। इसके बाद में अपने को पता है क्या, Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है। ठीक है, तो Cv इधर जाएगा तो Cv प्लस R होगा, मतलब Cv में कुछ जुड़ के मिलता है Cp, तो Cp क्या होगा, Cv से बड़ा होगा। उसके बाद में Cs क्या है, 0 है तुम्हारे पास में, और Cv की वैल्यू कुछ पॉजिटिव आएगी। तो ये तुम्हारे पास में तीनों चारों के अंदर रिलेशन हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बार एंड गेट। बार और गेट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान तो इसको जल्दी से नोट करो। हो गया, नोट कर लो बार इसको जल्दी से। क्वेश्चन करते हैं, नेट में पूछा होगा।
देखो क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन TIFR में पूछा है एंड नेट में पूछा है। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर ए CO मॉलिक्यूल, कंसीडर ए CO molecule of a system of 2 point, of a system of 2 point 2 point 2 point particle which has 2 point particle which has both translation and rotational, both translational and rotational, translational and rotational degree of freedom, degree of freedom को मैं DOF लिखता हूँ, ठीक है। find the specific heat at constant volume, find the specific heat at constant volume, at constant volume, ठीक है। ऑप्शन गिवन है तुम्हारे पास में, ऑप्शन ए 5/2 kb, ऑप्शन बी 3 kb, ऑप्शन सी 3/2 kb एंड ऑप्शन डी kb। ये तुम्हारे पास ऑप्शन है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है, तुम्हें पता है। देखो कंसीडर ए CO मॉलिक्यूल, जो CO मॉलिक्यूल है वो कैसा है तुम्हारे पास में, डाया एटॉमिक। जब डाया एटॉमिक है तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, टेम्परेचर की कुछ नहीं बोल रखा, ओनली ये भी बोल रखा है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम में ओनली ट्रांसलेशनल और रोटेशनल ही पार्टिसिपेट करते हैं। दैट मींस इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, ट्रांजिशनल के लिए 3, रोटेशनल के लिए 2, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हें पता है CV इज इक्वल टू कितना होता है फॉर्मूला, FR/2। F कितना है तुम्हारे पास में 5/2 × R, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास में आंसर आ जाएगा इसका। अब देखो यहाँ पे जो KB बोल्ट्जमान कांस्टेंट में पूछा है, तो यहाँ पे देखो एक मैंने पहले भी बताया था, जो NaKB जो होता है वो R के इक्वल होता है, ठीक है ना। NaKB इज इक्वल टू R। तो यहाँ से अपन R की वैल्यू कितना रख सकते हैं, NaKB 5/2 NaKB, CV इज इक्वल टू, ठीक है। और Na इसने क्या ले रखा है, 1 ले रखा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5/2 KB। वो तो तुम्हें ऑप्शन से पता लग जाएगा, ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ही आ जाएगा, नोट करो उसको। हो गया। चलो एक क्वेश्चन है जो तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं मैं, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है जो कि नेट दिसंबर 2014 में पूछा है। क्वेश्चन क्या है, द प्रेशर P ऑफ ए फ्लूइड, द प्रेशर P of a fluid is related to its number density, to its number density by the equation of state, by the equation of state P is equal to A rho plus B rho square, ठीक है। A rho plus B rho square, where A and B are constant। A and B क्या है तुम्हारे पास में, constant है। If initial volume of fluid is, if initial volume of a fluid is V naught, then work done V naught, then work done on the system
on the system, work done on the system when it compressed so as increase the number density from an initial volume value of rho naught to rho naught is, ये है तुम्हारे पास में ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन में लिख लो ए रो नॉट वी नॉट, ऑप्शन बी है ए प्लस बी रो नॉट, ए प्लस बी रो नॉट वी नॉट, ऑप्शन सी है 3a/2 प्लस 7 रो नॉट b/2 एंड ऑप्शन डी है ALN2 log है भाई, ये है ना, ये बेस पे ALN2 प्लस b रो नॉट वी नॉट, जल्दी से इसको नोट करो। हो गया? अब अपने पास में नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, हीट इंजन। ठीक है, तो हीट इंजन क्या होता है? देखो, एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि हीट को मैकेनिकल वर्क के अंदर कन्वर्ट करता हो, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अपन माने, जैसे अपनी बाइक जो होती है, स्कूटर जो होते हैं, वो सारे क्या होते हैं? पेट्रोल एक हीट की तरह वर्क करता है और वर्क में कन्वर्ट करता है। तो जब वो चलती है तो वो वर्क होने लग जाता है वहां पे। इसका मतलब एक ऐसा सिस्टम जो कि हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करे, क्या होगा तुम्हारे पास में? हीट इंजन होगा। ठीक है, तो लिख लो ए सिस्टम, ए डिवाइस लिख लो, a device which convert heat into mechanical work, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे देखो एक डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से समझना है इसको। अब इसमें तीन चीजें होती है, एक तो होता है सोर्स, एक होता है तुम्हारे पास में मैकेनिकल वर्क, ठीक है, जहां से वर्क होता है, और एक होता है तुम्हारे पास में सिंक, ठीक है ना। वही बनाने जा रहा हूं मैं, यहाँ पे देख लो एक बार। अब देखो, ये है तुम्हारे पास में सोर्स, इसका टेम्परेचर मैं क्या मान लेता हूँ? T1 केल्विन। ये तुम्हारे पास में है सिंक, इसका टेम्परेचर मैं क्या मान लेता हूँ? T2 केल्विन। सोर्स, जहां सोर्स क्या है उसके हीट का, तो वो सोर्स है। सिंक, जहां पे वो हीट को रिजेक्ट कर देता है, वो क्या है तुम्हारे पास में? सिंक है। और इसको मैं मान लेता हूँ इंजन, ठीक है ना, इंजन बोल दो, या फिर बाद में वर्किंग सब्सटेंस, यहाँ पे जो वर्क होता है उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या होगा, या फिर मैं इसको लिख देता हूँ इंजन, इसको इंजन मान लो। सबसे पहले क्या होगा कि जो इंजन है वो इससे क्या है होगा, तुम्हारे पास में हीट को लेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो कहने का मतलब मान लो Q1 हीट लिया यहाँ से, ठीक है। इसके बाद में ये इंजन क्या करेगा, यहाँ पे ये इंजन यहाँ पे क्या करेगा? वर्क करेगा, W, ये वर्क करेगा। और बची हुई हीट, मान लो इस Q1 में से कुछ पार्ट में वर्क कर लिया, और बची हुई हीट क्या करेगा? सिंक को क्या कर देगा? ये रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। सिंक को क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे देखो तुम्हारे पास में इफिशिएंसी, अगर इसकी देखें, इफिशिएंसी क्या होती है भाई? तुम्हारी इफिशिएंसी क्या है? तुम्हारी इफिशिएंसी ये है कि जो तुम यहाँ से इनपुट ले रहे हो उसका कितना आउटपुट देते हो, ठीक है ना। तो इफिशिएंसी सिंपली होती है आउटपुट अपॉन इनपुट, यही तो होता है। अच्छा, आउटपुट क्या चाह रहे हैं अपन? इस जो ये यहाँ पे तुम्हारे पास में पूरा सिस्टम, इससे क्या चाह रहे हैं? वर्क करवाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो आउटपुट क्या होगा तुम्हारे पास में? वर्क।
इनपुट क्या है, इनपुट क्या मिल रहा है, इस इंजन को इनपुट क्या मिल रहा है, हीट मिल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम्हारे पास में Q1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये हीट किस किस में काम में आ रही है, एक तो तुम्हारे पास में वर्क में काम में आ रही है, प्लस बची हुई किस में काम में आ रही है, Q2 में काम में आ रही है। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2। ये वैल्यू यहाँ पे रखो, तो इफिशियंसी को ईटा लिखते हैं, ईटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, या फिर 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ये तुम्हारे पास में इफिशियंसी आ जाएगी। अब यहाँ पे तुम्हें पता होना चाहिए Q1 क्या है, Q1 एब्जॉर्ब हीट है, एब्जॉर्ब हीट है, Q2 क्या है, रिजेक्ट हीट है, कितनी हीट को उसने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है ना। ये नोट कर लो, ऑलवेज ध्यान रखना Q1 ग्रेटर देन Q2। अच्छा मुझे बताओ जल्दी से, टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा, T1 का या T2 का, टेम्परेचर कौन सा ज्यादा होगा, सिंपली देख के बताओ। तुम्हें पता है मैंने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है कि हीट का जो फ्लो होता है वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होता है। इसका मतलब यहाँ से इधर फ्लो हो रहा है ना, तो हाई टेम्परेचर कौन सा होना चाहिए, T1, और लो टेम्परेचर T2। तो हमेशा ध्यान रखना सोर्स का टेम्परेचर सिंक के टेम्परेचर से हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है। तो सिंपली है बिल्कुल, हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है जो कि हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है, और ये तुम्हारे पास में उसकी एफिशिएंसी है, ये याद रखना, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखने की है, ध्यान रखना, ये भी तुम्हें याद रखना है, रिमेंबर। ये एफिशिएंसी का ये वाला फॉर्मूला भी तुम्हें याद रखना है। तो इसमें अगर तुम ये वाला फॉर्मूला याद रख ले तो सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। W बराबर क्या होता है, वर्क, Q1 माइनस Q2 होता है। तो ये चीजें तुम्हें याद रखनी है, नोट कर लो इसको जल्दी से। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, कार्नोट हीट इंजन। इसको 10 मिनट में खत्म करवाते हैं। फिर इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कार्नोट हीट इंजन, ठीक है। कार्नोट हीट इंजन, ये एक ऐसे भाई साहब थे जो कि इन्होंने एक ऐसा इंजन बनाया था जिसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम थी, ठीक है ना। कार्नोट नाम के कोई साइंटिस्ट थे जो ऐसा इंजन बनाया जिसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम थी। ये किसके बेस पे काम करेगा, ये काम करेगा साइकिल प्रोसेस के बेस पे, ठीक है ना। इट इज वर्क ऑन, देख लो, इट इज वर्क ऑन साइक्लिक प्रोसेस। किसी भी इंजन की एफिशिएंसी कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी से ज्यादा नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना, क्योंकि इन्होंने ऐसा इंजन बनाया था जो कि जिसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। तो ऐसा कोई भी इंजन नहीं है जिसकी एफिशिएंसी इसके एफिशिएंसी से ज्यादा हो। तो इट इज वर्क ऑन साइक्लिक प्रोसेस। ये भी क्या काम करता है, इट टेक्स हीट एंड डज वर्क, या डू वर्क, ठीक है ना। ये हीट को लेता है और वर्क करता है, सिंपली वही जो हीट इंजन करता है वही काम ये करता है। तो इसमें लिख लो, कार्नोट साइकिल हैज टू आइसोथर्मल, कार्नोट साइकिल हैज टू आइसोथर्मल एंड टू एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। दो तो आइसोथर्मल प्रोसेस रखता है और दो ही एडियाबैटिक प्रोसेस रखता है। ओके, तो यहाँ पे देखो जैसे तुम्हारे पास में ये साइक्लिक प्रोसेस, अब साइक्लिक प्रोसेस को जरूरी थोड़ी है ऐसे ही हो तुम्हारे पास में, तो ये कोई जरूरी थोड़ी है साइक्लिक प्रोसेस ऐसा ही हो, ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है। ये भी तुम्हारे पास में साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। या फिर अब जो मैं बना रहा हूं ऐसा भी हो सकता है। एक पीवी डायग्राम है इसका, ये, ठीक है।
तो यहाँ पे तुम्हारे पास में ये A है, B है, C है एंड D है। ओके, तो सबसे पहले तुम्हारे पास में ये ध्यान रखना, ये तुम्हारे पास में इसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, इसका प्रेशर P पॉइंट का P2 है, V2 है, P3 है, V3 है, और यहाँ पे इसका प्रेशर P4 है, V4 है। ठीक है, यहाँ पे इसका टेम्परेचर T1 है और यहाँ पे इसका टेम्परेचर T2 है, यानी कि A से B से C में सेम टेम्परेचर है और इसके बाद में टेम्परेचर T2 है। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस होगा, देखो यहाँ पे टेम्परेचर सेम है, इसको बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो गैस एक्सपेंड हो रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, गैस एक्सपेंड हो रही है, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन। कौन सा है? आइसोथर्मल। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। ये तुम्हारे पास में क्या है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे पास में हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। ये प्रोसेस कौन सा है? आइसोथर्मल कंप्रेशन। और ये प्रोसेस कौन सा है तुम्हारे पास में? एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है ना। तो चलिए इसको नोट कर लो। तो अपन पहले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। पहला है तुम्हारे पास में कौन सा है? अब देखो मैंने बताया था इसके अंदर दो तो इसके अंदर आइसोथर्मल होंगे और दो इसके अंदर कैसे प्रोसेस होंगे? एडियाबैटिक प्रोसेस होंगे। तो देखो पहला है तुम्हारे पास में आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में देखो क्या होगा तुम्हारे पास में। मान लो तुम्हारे पास में ये कोई सिस्टम है, यहाँ पे तुम्हारे पास पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ पे तुम्हारे पास में कोई सोर्स लगा हुआ है, जो कि इसका टेम्परेचर क्या है तुम्हारे पास में? T1 है। ये क्या करेगा? जब इसको अपन टेम्परेचर देंगे तो ये इसको यहाँ पहुँचा देगा, मतलब इसको एक्सपेंड कर देगा। जब ये इसको एक्सपेंड कर देगा, पहले मान लो तुम्हारे पास में P1 V1 केल्विन था, तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रहेगा तुम्हारे पास में, और ये प्रेशर वॉल्यूम ये चेंज हो जाएंगे। तो ये तुम्हारे पास में आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। तो इसके लिए देखो, इसके लिए तुम्हें यहाँ पे ये A है और A से कहाँ चला गया? B में। तो वर्क डन तुम्हें पता है आइसोथर्मल में कितना होता है? 2.303 nRT, यानी कि T1 टेम्परेचर T1 है, ln V2/V1। तो फाइनल अपॉन इनिशियल V2/V1, इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो जल्दी से इसको नोट करो। नेक्स्ट क्या है अपने पास में? नेक्स्ट है सेकंड एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में देखो क्या होगा तुम्हारे पास में। सेकंड, जैसे ये तुम्हारे पास है एडियाबैटिक एक्सपेंशन के अंदर इसकी जो वॉल्स है वो कैसी होगी? इंसुलेटेड, मतलब हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। यहाँ पे तुम्हारे पास में एक्सपेंड ही हो रहा है, ये पिस्टन है तुम्हारे पास में मान लो, और ये कहाँ से चला जाता है? B से C पे चला जाता है, B से C पे चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो प्रेशर है वो क्या है? P2 V2, ठीक है, और इसका प्रेशर P3 V3। टेम्परेचर क्या है तुम्हारे पास में? T1 है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो इसका वर्क डन लिख सकते हैं अपन। एडियाबैटिक में वर्क डन मैंने बताया था। अच्छा, इसको मैं लिख रहा हूँ W1। अब देखो यहाँ पे ये आइसोथर्मल है, फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ, आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल में क्या होता है तुम्हारे पास में? dt किसके बराबर होता है? 0। दैट मींस du भी किसके बराबर होगा? 0। तो यहाँ पे जो जितनी भी अपन हीट देंगे वो किस में कन्वर्ट होगी तुम्हारे पास में? वर्क डन के अंदर। ये तो होगा तुम्हारे पास में भाई, डेल्टा Q du प्लस डेल्टा W होता है ना, तो du तो तुम्हारे पास में 0 हो गया, तो Q1 किसके बराबर आ जाएगा? W1 के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, W2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है R/γ-1 T1 - T2, ये तो होता है।
तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, T1 माइनस T2, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो T1 था, अब टेम्परेचर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा। नेक्स्ट देखो तुम्हारे पास में है आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन, जब आइसोथर्मल कंप्रेशन की बात करेंगे तो इसका टेम्परेचर कितना है, T2 है। जब कंप्रेस होगा यहाँ पे तो तुम्हारे पास में जो पिस्टन है वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो B से C में चला गया, अब C से D में जाएगा, तो C इस बार यहाँ आएगा, D यहाँ पे आएगा, तो इसका प्रेशर C पे कितना है, प्रेशर P3 V3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, P4 V4। टेम्परेचर T2 रहेगा, टेम्परेचर दोनों का क्या रहेगा, T2 रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे मैं अगर इसका वर्क डन लिखता हूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ एक बार ना, तो मैं इसका अगर वर्क डन लिखता हूँ W3, तो कितना हो जाएगा, देखो तुम्हारे पास वर्क डन हो जाएगा W3 इक्वल टू, आइसोथर्मल के अंदर वर्क डन होता है 2.303 RT2 ln, फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया इस बार, वॉल्यूम V4 अपॉन C से D में आ रहा है ना, अपॉन V3, यही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो और प्रोसेस कौन सा है तुम्हारे पास में, चौथा प्रोसेस है एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन, जब एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा उस केस में क्या होगा, मान लो तुम्हारे पास में ये है, कंप्रेस हो रहा है, तो पिस्टन तुम्हारे पास में वापस कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। जब पिस्टन नीचे चला जाएगा तो D से वापस कहाँ जाएगा, A में आ जाएगा। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है, इसका प्रेशर कितना है, D का P4 V4, इसका प्रेशर कितना है, P1 V1, इसका टेम्परेचर T2 है, इसका टेम्परेचर T1 है, ये हो जाएगा। वर्क डन कितना हो जाएगा, W4 इज इक्वल टू, वर्क डन तुम्हारे पास में हो जाएगा W4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा N1 ले लेता हूं तो मैं, गामा -1 इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर। इस बार इनिशियल टेम्परेचर कितना है, यहाँ पे देखो किस में जा रहा है तुम्हारे पास में, D से A में जा रहा है, तो इनिशियल टेम्परेचर T2 है और फाइनल टेम्परेचर T1 है, ये हो गया। तो टोटल वर्क डन अगर मैं निकालूं, टोटल वर्क डन निकालूं तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, सबको ऐड करेंगे तो देखो तुम्हारे पास में, ऐड कर लो एक बार, 2.303 RT1 ln V2 अपॉन V1 प्लस R अपॉन गामा -1 T1 माइनस T2 प्लस 2.303 T2 ln, R भी आएगा यहाँ पे, T2 ln V4 अपॉन V3 प्लस R अपॉन गामा -1 T2 माइनस T1, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे सबको जब ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कौन सा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि माइनस जब कॉमन लूंगा मैं यहाँ पे तो ये T1 माइनस T2 इसके बराबर आ जाएगा, तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे तुम्हारे पास में, कैंसिल आउट। तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, दोनों में कॉमन आ रहा है 2.303 R, ये कॉमन आ रहा है, ठीक है। क्या बच जाएगा, T1 ln V2 अपॉन V1, आगे प्लस T2 ln V4 अपॉन V3, ये आ जाएगा। यहां तक नोट करो इसको एक बार जल्दी से। हो गया, पोज करके नोट कर लेना। वैसे तुम्हारा प्रूफ काम में नहीं आएगा, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि प्रूफ कैसे हुआ है ना, ये इफिशिएंसीज की कैसे निकली, जिससे क्या है कि तुम्हारे और भी कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। अब देखो यहाँ पे, नाउ फॉर प्रोसेस B2C, कैसा प्रोसेस है, एडियाबैटिक।
एडियाबेटिक है, उसके अंदर ध्यान से देखना टेम्परेचर T1 कितना है, T मतलब इनिशियल टेम्परेचर कितना है T1, फाइनल टेम्परेचर कितना है T2, इनिशियल वॉल्यूम कितना है Vi, इनिशियल वॉल्यूम कितना है V2 एंड फाइनल वॉल्यूम कितना है V3। तो अपने को पता है T और V में रिलेशन क्या होता है, ध्यान नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन ये तो ध्यान है ना PV की पावर गामा इज इक्वल टू K। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे P की जगह क्या रखूं, P इज इक्वल टू nRT अपॉन V, ये रख सकता हूँ T और V में रिलेशन लाने के लिए। तो क्या हो जाएगा, देखो P की जगह T अपॉन V रखेंगे, T अपॉन V ऊपर चला जाएगा, गामा माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको Ti कर देता हूँ, TF VF की पावर गामा माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे पास में देखो वैल्यू रखेंगे T1 V2 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V3 की पावर गामा माइनस 1। तो T1 अपॉन T2 कितना हो जाएगा, V3 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1, ये हो जाएगा। अगेन फॉर प्रोसेस D2A, ये भी एडियाबेटिक प्रोसेस है, इसमें भी अपन सेम रखेंगे। तो देखो Ti कितना है यहाँ पे टेम्परेचर Ti की वैल्यू T2 है, ठीक है ना। Vi कितना है यहाँ पे, V4 है, V4 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू TF कितना है, यहाँ से यहाँ पे चला गया तो TF कितना है, T1 है, और वॉल्यूम कितना है V1 की पावर गामा माइनस 1। अपने को T1 अपॉन T2 निकालना है, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू V4 अपॉन V1 की पावर गामा माइनस 1, ये हो जाएगा क्या। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा, बराबर होगा, V3 अपॉन V2 इज इक्वल टू V4 अपॉन V1। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, V4 अपॉन V3 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, ये आ जाएगा। ये वैल्यू कहाँ पे पुट अप कर दो, यहाँ पे रख दो, तो देखो कितना आ जाएगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम्हारे पास में आ जाएगा W इज इक्वल टू 2.303 R T1 ln V2 अपॉन V1 ऐसे कैसे है, प्लस T2 ln V4 अपॉन V3 की जगह V1 अपॉन V2। अब देखो यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन V1 अपॉन V2 लिख सकता, 1 अपॉन V2 अपॉन V1 लिख सकता हूँ। ऊपर जाके अगर मैं यहाँ पे माइनस लिख दूँ 2.303, देखो यहाँ पे अगर मैं इसको V2 अपॉन V1 बनाना है तो माइनस बाहर आ जाएगा, दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, R। एक काम करता हूँ यहाँ पे लिखते T1 ln V2 अपॉन V1 माइनस T2 ln V2 अपॉन V1, यही हो जाएगा क्या। नेक्स्ट देखो, तो यहाँ से तुम्हारे पास में W इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2.303 R T1 माइनस T2 ln V2 अपॉन V1, ये तुम्हारे पास में टोटल वर्क करना जाएगा। सिंपल सा है बिल्कुल, दोनों में ln V2 अपॉन V1 कॉमन आ जाएगा, T1 माइनस T2 बचेगा। अपने वो वर्क डन से काम है या फिर इफिशियंसी से काम है, अपने को इफिशियंसी चाहिए। लिख लो नाउ इफिशियंसी, ठीक है। इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, ईटा इज इक्वल टू W अपॉन Q1, ये तो होती है आउटपुट बते इनपुट, ठीक है ना। आउटपुट क्या है, अपन वर्क कर रहे हैं, इनपुट क्या है, जो हीट है तुम्हारे पास में, तो यहाँ एब्जॉर्ब हीट है, तो W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2.303 R T1 माइनस T2 ln V2 अपॉन V1, ठीक है। अपॉन में Q1 की वैल्यू कितनी थी, देखो इक्वेशन जो Q1 जो लिखा था मैंने 2.303 R T1 ln V2 अपॉन V1, यही होगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ईटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, T1 माइनस T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस T2 अपॉन T1। ये तुम्हारे पास में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, इंपॉर्टेंट, ठीक है। बस तुम्हें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि T1 क्या है, T2 क्या है। T1 तुम्हारे पास में जो है वो सोर्स टेम्परेचर है,
सोर्स टेम्परेचर, और T2 बराबर क्या है तुम्हारे पास में, सिंक टेम्परेचर। और हमेशा ध्यान रखना T1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन T2, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। T1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन T2, ठीक है। कई बार तुम्हें क्वेश्चन के अंदर सोर्स टेम्परेचर या सिंक बोलेगा नहीं, तुम्हें खुद से पहचानना होगा कि कौन सा सोर्स है कौन सा सिंक है। तो तुम ध्यान रखना कि जो ज्यादा होगा टेम्परेचर वो हमेशा T1 होगा, सोर्स का टेम्परेचर होगा, जो कम होगा वो T2 होगा, सिंक का टेम्परेचर होगा। तो इसको जल्दी से नोट कर लो। हो गया। अब इसके कुछ कंक्लूजन लिख लेते हैं ना, कंक्लूजन पॉइंट्स क्या है वो देख लेते हैं। कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या है, फर्स्ट लिख लो, पहला कंक्लूजन लिख लो इसके अंदर, efficiency of Carnot engine is always less than 1. Is always less than 1, मतलब ऐसा कोई भी इंजन नहीं हो सकता जिसकी 100% इफिशियंसी हो, ठीक है, always less than 1. सेकंड पॉइंट लिख लो, for increase the efficiency किसी भी कार्नोट किसी भी इंजन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, अब देखो तुम्हारे पास में ये है ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। अब इसको अपने को इंक्रीज करना है तो अपन क्या चाहेंगे, इस 1 में से इसकी वैल्यू कम ही घटे। कम कब घटेगी, क्या तो T2 को अपन डिक्रीज करें या फिर T1 को इंक्रीज करें। फिर जब T1 को इंक्रीज करेंगे तो ज्यादा से डिवाइड होगा, तो इसकी वैल्यू टोटल की कम आएगी, तो 1 में से कम ही माइनस होगी। या फिर क्या करें, T2 को मैं कम कर दूं, जब T2 कम हो जाएगा तो इस पूरे की वैल्यू कम होगी, तो 1 में से कम ही माइनस होगा, तो एफिशिएंसी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। तो ये लिख लो, फॉर इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ इंजन डिक्रीज इन सिंक टेम्परेचर, यानी कि T2 टेम्परेचर में डिक्रीज करना, डिक्रीज इन सिंक टेम्परेचर is more effective than increase in source temperature T2, ठीक है ना, सॉरी सोर्स टेम्परेचर T1। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, ठीक है ना, नोट करो इसको जल्दी से। नेक्स्ट लिख लो, efficiency of Carnot engine in terms of adiabatic expansion ratio, रो के फॉर्म में, ठीक है ना। क्या होता है, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस रो की पावर गामा माइनस 1। गामा तुम्हें पता ही है, रो तुम्हारे पास में क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन रेशियो है, ईटा तुम्हारे पास में एफिशिएंसी है। फोर्थ लिख लो, ईटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस T2 अपॉन T1, या फिर W अपॉन Q1, या फिर Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, या फिर 1 माइनस 1 बाई रो की पावर गामा माइनस 1। ये सभी फॉर्मूले तुम्हें याद रखना है। तो ये इसके शॉर्ट नोट्स हो गए। कंक्लूजन हो गया, हीट इंजन बोलो या फिर बाद में कार्नोट हीट इंजन बोलो, ठीक है ना। अब तुम्हें पता होना चाहिए W क्या है, वर्क डन। W बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिख लेना जरूर,
W बराबर होता है Q1 माइनस Q2, ठीक है ना। Q1 क्या है तुम्हारे पास में, Q1 है एब्जॉर्ब हीट, Q2 क्या है तुम्हारे पास में, रिजेक्ट हीट, रिजेक्ट हीट। T1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन T2, T2 क्या है सोर्स टेम्परेचर, T1 क्या है सोर्स टेम्परेचर, T2 क्या है सिंक टेम्परेचर। रो क्या है तुम्हारे पास में, एडियाबेटिक एक्सपेंशन रेशियो, गामा क्या है एडियाबेटिक पॉइजन रेशियो। जल्दी से इसको नोट करो, फिर अपन एक क्वेश्चन करते हैं, फिर खत्म करते हैं आज का लेक्चर। हो गया। क्वेश्चन लिखो, ए इंजन एब्जॉर्ब एट ए टेम्परेचर, क्वेश्चन है इंजन एन इंजन एब्जॉर्ब at a temperature of 100 Kelvin, of 1000 Kelvin, absorb heat at a temperature of 1000 Kelvin and reject heat at 600 degree Kelvin and 600 degree Kelvin. If engine operate at maximum possible efficiency, the amount of work performed by the engine for 2000 joule heat input H। ऑप्शन ए है 1600 जूल, बी है 1200 जूल, सी है तुम्हारे पास में 800 जूल एंड डी है 400 जूल। ये तुम्हारे पास में गिवन है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले गिवन क्या क्या है वो लिख लो। जो गिवन है, गिवन क्या है तुम्हारे पास में, इंजन एब्जॉर्ब एट टेम्परेचर ऑफ 1000 केल्विन एंड रिजेक्ट हीट एट ये, ठीक है ना। तो T1 कितना है, जो ज्यादा होगा 1000 केल्विन, T2 कितना है 600 केल्विन। आगे क्या है गिवन है, इफ इंजन ऑपरेट एट मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी द अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म बाय द इंजन, यानी कि तुम्हें W निकालना है। क्या दे रखा है, Q1 तुम्हें गिवन है, Q1 इक्वल टू कितना दे रखा है 2000 जूल दे रखा है, ठीक है। तो तुम्हें क्या पता है, ईटा इक्वल टू कितना होता है W अपॉन Q1, ये पता है तुम्हें। Q1 गिवन है तो अपन ईटा निकाल ले तो W आ जाएगा। तो ईटा क्या होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1, 1 माइनस T2 कितना है 600, T1 कितना है 1000, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस 6 0.6 हो जाएगा ये, तो कितना बच जाएगा 0.4। ईटा इतना आ गया, जब ईटा इतना आ गया तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, W इज इक्वल टू ईटा इंटू Q1। ईटा कितना है तुम्हारे पास में 0.4, Q1 कितना है तुम्हारे पास में, Q1 गिवन है 2000, तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में 800 जूल। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में है वो इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन कार्नोट हीट इंजन के बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, कम से कम 10-12 क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद में अपन रेफ्रिजरेटर देखेंगे और कोशिश करेंगे कि एंट्रोपी नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाए। आज अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो तुम मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैंने मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखे हैं, यूट्यूब पे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। इसके अलावा अपने 2 या 3 लेक्चर और आएंगे, उसके बाद में
यूट्यूब पे आएंगे, उसके बाद में ये जो सारे लेक्चर्स हैं वो एप्लीकेशंस में आएंगे। अभी अगर नोट्स बनाना स्टार्ट नहीं किया है तो प्लीज़ नोट्स बनाना स्टार्ट कर दे, ठीक है ना। साथ में जैसे मैंने बताया है तुम्हें, शॉर्ट नोट्स बनाना भी स्टार्ट कर दे और लास्ट ईयर क्वेश्चंस निकाले। वैसे मैं भी तुम्हें अभी एक असाइनमेंट देने वाला हूँ, अभी एक 2-3 दिन बाद में एक असाइनमेंट दूंगा, उस पर जितने भी नेट में थर्मोडाइनेमिक्स के क्वेश्चन, स्टैटिक फिजिक्स के नहीं, ओनली थर्मोडाइनेमिक्स के, थर्मोडाइनेमिक्स के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे मैं तुम्हें असाइनमेंट दूंगा, पहले तुम्हें सोल्व करने हैं, उसके बाद में यहाँ पे मैं बोर्ड पे तुम्हें सोल्व करवाऊंगा सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हो। आज के लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू। राधे राधे।